क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। एक ऑब्जेक्ट है और वो ऐसा कोई कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, कोई भी आप रैंडम कर्व्ड पाथ ड्रॉ कर सकते हो। द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। यहाँ पे याद रखना, मे रिमेन कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। पूछा कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ओके, चलो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो कोई भी कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो सर्कुलर मोशन का भी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो दिस इज अ कर्व पाथ। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा। करेक्ट। अच्छा, ये हो सकता है कि ये v2 मीटर पर सेकेंड है और ये v1 है, ये v2 है। क्या इनका मैग्नीट्यूड भी वैरी कर सकता है? यस। लेकिन क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए? यस, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो देखो, अगर जो कर्व पाथ पे चल रहा है तो वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही बदलेगा। करेक्ट, ये तो फिक्स्ड है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। स्पीड का डायरेक्शन जो है इट में चेंज और में रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट। तो मैं ए और बी में आपको समझा देता हूं। फॉर ए एंड बी, velocity is always tangential to path. Okay, velocity is always tangential to path. मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। ओके, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये तो पक्का है कि ये चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ओके, मैग्नीट्यूड may or may not change, so its magnitude may or may not change। करेक्ट, मतलब स्पीड बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो क्वेश्चन में तो क्या पूछा है? मे पूछा है, लेकिन यही क्वेश्चन में मस्ट होता तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? सही है। करेक्ट, इट में रिमेन कांस्टेंट, स्पीड में रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट। एक्सेलरेशन, तो देखो, अगर जो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, अगर जो मान लो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही बदलेगा। करेक्ट। अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यदि मैं एक स्पेशल केस कंसीडर करता हूं जहां पे स्पीड कांस्टेंट है, तो हमेशा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो स्पीड के क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस विल बी एसी, दिस विल बी एसी। साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा तब तो पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन यदि मैं ऐसा सोचूं, स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। एक तो देखो, अलग अलग जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकता है। अगर जो कोई जनरल कर्व है तो ओके, जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व है तो हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट आएगा। दूसरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट, मतलब एसी का मैग्नीट्यूड में रिमेन कांस्टेंट लेकिन इसका डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा। करेक्ट। तो यदि कोई पूछे कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। इन दोनों का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कांस्टेंट नहीं रह सकते। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट? यस। एक ऐसा पाथ हो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम हो और स्पीड हर जगह सेम हो। करेक्ट, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। समझ में आ गया? तो जैसे मैंने ए और बी का एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपको सी और डी का भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, assume that earth goes round the sun in a circular orbit
विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें अज्यूम करना है कि जो अर्थ है वो सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, करेक्ट। रियलिटी में ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वी हैव टू अज्यूम, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम दैट अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट। तो पहले मैं एक सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज सन, ये क्या है सन, एंड दिस इज अर्थ, करेक्ट। अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम 1 Jan 90 टू 30 June 90 इज 0। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ओके। अब देखो 1 Jan से लेके 30 June तक, क्या ये 6 मंथ्स का पीरियड होगा? ओके। और 6 मंथ में क्या अर्थ अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट क्या है? अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 ईयर, या फिर 12 मंथ्स। अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 ईयर, ओके। तो यहां पे आते हैं ऑप्शन ए पे। यदि 1 जनवरी को अर्थ यहाँ है तो 30 जून मतलब 6 मंथ। 6 मंथ में क्या मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ का अप्रोक्सीमेट पोजीशन ये हो जाएगा, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ओके। तो क्या अर्थ का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द अर्थ, करेक्ट। ये हो गया अर्थ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डेल्टा आर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है? नहीं। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 6 मंथ्स। क्योंकि डेल्टा आर 0 नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एवरेज वेलोसिटी तभी 0 होगा व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन होगा 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देखो मैं समझाता हूँ, बी पार्ट। देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ओके। तो यहां पे जब अर्थ यहां होगा, ओके, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी वी इस तरीके से, ओके। जब अर्थ यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी इस प्रकार से, ओके। अब आप इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो। एक तो अगर जो आपको प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर जो नहीं है तो आप ऐसे लिख लो, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो आप लिखोगे वी जे कैप, करेक्ट। यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, जिसको आप लिख सकते हो 30 किलोमीटर पर सेकेंड जे कैप। व्हाट इज वी फाइनल? वी फाइनल इज माइनस वी जे कैप, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज नेगेटिव वाई, सो दिस इज माइनस 30 किलोमीटर पर सेकेंड जे कैप, ओके। सो व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल है माइनस 30 जे कैप और वी इनिशियल क्या है? 30 जे कैप।
So this will be equal to minus 60 किलोमीटर पर सेकेंड जे कैप। ओके, अब ध्यान से देखना, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। अगर जो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी तो स्केलर है, तो बेसिकली मुझे मैग्नीट्यूड किसका लिखना है? डेल्टा वी का। और डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड तो ऊपर दिख ही रहा है, 60 है। ओके, सो दिस इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन डेल्टा टी। अब देखो, जो डेल्टा टी है वो 6 मंथ है, करेक्ट। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल्टा टी 6 मंथ रखना पड़ेगा, या फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली वी विल कंसिडर की a month has 30 days. Okay, so this is the number of days, number of hours, number of minutes and number of seconds. तो एक्चुअली आपको ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तब जाके अपने को मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन, करेक्ट। जबकि आंसर ऑप्शन में क्या दिया है? 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। वो तो तब आता ना जब डेल्टा टी 1 होता। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी प्रोसेस फॉलो किया है। देखते ही आप बता सकते हो कि सर चेंज इन वेलोसिटी जो है ना, वो तो आएगा 60 किलोमीटर पर सेकेंड, तो टाइम से डिवाइड करोगे तो 60 से कम आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, करेक्ट। सी पार्ट, द एवरेज स्पीड फ्रॉम फर्स्ट जैन 90 टू 31 दिसंबर 90 इज 0। देखो, एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकता है। एक्चुअली एवरेज स्पीड तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या जब ये एक बार सर्कुलर मोशन करेगा इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब ये एक बार सर्कुलर मोशन करेगा, तो क्या इसका डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा? नहीं। तो डिस्टेंस कवर्ड 0 नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? आप लिख सकते हो खुद से, मैं लिख दूं। देखो, सी पार्ट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या एक साल में अर्थ 0 डिस्टेंस मूव करेगा? नहीं, पूरा वो 2 पाई आर डिस्टेंस मूव करेगा। तो एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकता, करेक्ट। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या लिखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा सन की तरफ होगा। यस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो, जो सन है ना, अर्थ पे लगाएगा फोर्स ऐसे। यदि अर्थ यहां आ जाए तो सन क्या करेगा? अर्थ पे लगाएगा फोर्स ऐसा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही लगता है ना, दिस इज फोर्स एफ, करेक्ट। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स सन होगा, आप ऐसे मार्क कर सकते हो। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? टूवर्ड्स सन। सर्कुलर मोशन के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल होगा, एंड दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंटर पे कौन है? सन है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन about the origin sweeps equal area in equal time। ये इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम क्या है? देखो, जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में। सपोज ये है सेंटर, करेक्ट। अब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है एक बार पढ़ लो। ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब मान लो पहले पोजीशन वेक्टर ऐसा है, करेक्ट। डेल्टा टी टाइम के बाद, या फिर लेटर से कि 1 सेकेंड के बाद, ये पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा।
ओके, फिर थोड़ी देर बाद ये पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा हो गया। ओके, इक्वल एरिया दिखाना है, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लास 8th के भी बच्चे समझ जाएंगे। मतलब मान लो इफ दिस इज टाइम टी इक्वल्स टू 0, तो टाइम टी इक्वल्स टू, अगर जो मैं लिखूं डेल्टा टी, तो इसने कुछ ये एरिया स्वीप कर दिया। समझ में आ रहा है एरिया स्वीप का मतलब क्या हुआ? ये एरिया को इसने स्वीप करके गया। फिर अगर जो मैं टाइम टी इक्वल्स टू डेल्टा टी और बढ़ा दूं, दैट इज 2 डेल्टा टी, तो इसने क्या किया? इसने ये एरिया स्वीप किया। और ये एरिया पहले एरिया के इक्वल है। करेक्ट, देखने में कोई थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, कोई कम लग सकता है। टाइम टी इक्वल्स टू 3 टी, सॉरी 3 डेल्टा टी, तो यहाँ पे ये एरिया इस वेक्टर ने स्वीप किया। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ओके, जो हम लोग मैथ्स में सीखते हैं, वहां से आप बता सकते हो कि सर ये जो तीनों एंगल आप देख रहे हो ना, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तभी इक्वल एरिया होगा। करेक्ट। तो यदि रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एंगल टर्न करेगा। ओके, दिस इंप्लाइज रेडियस वेक्टर टर्न्स वेक्टर टर्न्स equal angle in equal time interval। ओके, इसका मतलब इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज थीटा अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या इसका मतलब यह है कि ओमेगा कांस्टेंट हो गया? करेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हमें पता है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदलता है। बहुत बार ये डिस्कस कर दिया, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, खुद आपको लिखना है ये। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, क्या ये बात सही की गलत? वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज होगा। बी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यस। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यस, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, दिस इंप्लाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? और जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, जीरो भी एक कांस्टेंट है। तो क्या क्या सही हो जाएगा यहां से? ऑप्शन बी और डी। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। A particle is going in a spiral path as shown in figure with constant speed। यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पाइरल आपको पता होगा, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग स्पाइरल शेप में होता है इस तरीके से। करेक्ट। तो ये स्प्रिंग भी क्या है? मतलब स्प्रिंग नहीं है ये, एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है। ओके, मैग्नेटिज्म में हम ऐसा स्पाइरल पाथ देखेंगे। चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो वो भी स्पाइरल पाथ फॉलो कर सकता है एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करने से। ओके, तो यहाँ पे बस सिंपल एनालिसिस करनी है कि यदि ये पार्टिकल देखो ऐसा ये स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहे हैं, दिख रहा है, दिस इज द स्पाइरल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ऐसे है, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ऐसे है। मतलब डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे मैंने एक रफ स्पाइरल पाथ दिखा दिया, अप्रोक्सीमेशन।
तो यहां पे आप ऐसा देखो, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है ऐसे, पार्टिकल यहाँ है, इसकी वेलोसिटी है कुछ, जैसे यहाँ है पार्टिकल, कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे, यहाँ पार्टिकल आ जाए वेलोसिटी कुछ ऐसे। तो हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट नहीं रह सकता। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? ओके, डी। एक्सेलरेशन वेक्टर is always perpendicular to velocity vector, correct? मैंने ऊपर रीजन नहीं लिखा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? Therefore, acceleration of the particle will be equal to centripetal acceleration, और centripetal acceleration is always perpendicular to velocity vector. Okay, तो यदि वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, करेक्ट? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है, ओके। अब यहां पे आपको एक सिमेट्री फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। सिमेट्री फैक्टर क्या है? देखो, हर जगह पे सेम तरीके का, हर इंस्टेंट पे, हर जगह पे, इसको आप स्प्रिंग देख के विजुलाइज करो तो ज्यादा विजुलाइजेशन आएगा। स्प्रिंग को देख लो, स्प्रिंग को देख के विजुलाइज करना बहुत आसान है। एक्चुअली सारे जो पॉइंट्स है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, हर जगह पे सेम कर्व होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे यदि मैं एक क्या दे दूं, दिस इज अ स्प्रिंग, तो आप स्प्रिंग को जब ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों, तो हर जगह पे सेम तरीके का कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा बाई सिमेट्री। जैसे सर्कल है, देखो, ओके, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अ सर्कल। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जैसा कर्व यहाँ पे है वैसा ही कर्व यहाँ पे है, हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ, और वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ। सिमिलरली यहाँ किसी भी पार्ट को आप ऑब्जर्व करो, अब डायग्राम 3D है तो इसको थोड़ा सा देख के फील करना मुश्किल है। किसी भी पार्ट को आप कंसीडर करो, हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। ओके, सो बाय सिमेट्री इसको विजुलाइज करने के लिए क्या करना है, एक स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग के किसी पार्ट को ऑब्जर्व करो, फिर उस पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ कंपेयर करो, आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये पार्ट सिमेट्रिक है। ओके, सो बाय सिमेट्री बेंडिंग इन ऑल द पार्ट्स, bending in all parts of spring या फिर helical path, okay, so bending in all parts of spring is identical, correct? This implies radius of curvature is same, हर जगह पे radius of curvature same होगा, radius of curvature is same, करेक्ट? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v² बाई आर। v क्या है?
कांस्टेंट, आर अभी हमने सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से बोला कांस्टेंट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। ओके, अच्छा आप ये गलत इंटरप्रिटेशन मत कर देना कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो स्पाइरल पाथ आप देख रहे हो ना, वो इसके इक्वल होगा, मतलब रेडियस ऑफ द स्प्रिंग के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में भी पूछे गए हैं जहां पे अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्प्रिंग निकालना है या हेलिकल पाथ, तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो हम लोग एडवांस प्रॉब्लम में और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड करता है कि ये पिच कितना है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसको बोलते हैं पिच, और रेडियस ऑफ स्प्रिंग क्या है, इन दोनों को मिला के हम लोग फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। करेक्ट। तो थोड़ा सा ही मुश्किल होता है, कंसेप्चुअल होता है क्वेश्चन। ओके, तो वैसे भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी हेलिकल पाथ का क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ये तो बिल्कुल गलत, अभी मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। करेक्ट, तो ये डिक्रीज तो होगा नहीं। ओके,